नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईसीआरए के बारे में, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आखिर होती क्या है, क्या इसमें हमें निवेश करना चाहिए, क्या ये सही टाइम है इनमें निवेश करने का। ये पूरी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर सिंपल वर्ड में इसे समझा जाए तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो एजेंसी होती है जो रेटिंग प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को। कंट्रीज की भी रेटिंग होती है, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की भी रेटिंग होती है। रेटिंग का मतलब क्या होता है? तो रेटिंग मतलब होता है उसका कैरेक्टर, उसमें लोन पे करने की क्षमता कैसी है, क्या उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो ये सब बताती है ये रेटिंग एजेंसी। इन रेटिंग एजेंसी के कई सारे पैमाने होते हैं, वो सिंपल वर्ड्स में रिप्रेजेंट करती है, जैसे ट्रिपल ए, डबल ए प्लस। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए को सबसे ऊपर माना जाता है, उसके बाद में बी आता है, उसके बाद में सी आता है और सबसे लास्ट में डी आता है, जहां डिफॉल्ट की कैटेगरी आती है। अब इसे और सिंप्लीफाइड वर्ड में अगर समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत सारे घर हैं, एक लाइन से बहुत सारे हमें घर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रेटिंग एजेंसी के वर्क को समझने के लिए ये आप हट्स को देख सकते हैं, कई सारी हट्स हैं, कई सारे घर बने हुए हैं यहाँ पे। इनके एक एक ऑनर है, यहाँ पे सबके घर में एक एक ऑनर है। तो इनको अगर रेट करना है, इनके कैरेक्टर के बारे में पता करना है कि ये पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये लोन के काबिल है या नहीं, तो इनके लिए रेटिंग एजेंसी बनाई जाती है। तो रेटिंग एजेंसी एक पुलिसमैन को समझ सकते हैं। ये पुलिस क्या करते हैं, ये जाते हैं घर घर और जाके इनकी रिपोर्ट देखते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे ये काम करते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह से पानी पीते हैं। ये सारी की सारी जांच पड़ताल यहाँ पे आके करते हैं। तो एक एक घर में ये जाके देखते हैं और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। अपनी रिपोर्ट में ये लिखेंगे ए, और कोई बहुत ही अच्छा है तो डबल ए की रेटिंग दे देंगे, और कोई बहुत ही शानदार लग रहा है तो उसे ट्रिपल ए की रेटिंग दे देंगे। और किसी का कैरेक्टर इनको खराब लगता है तो वो उसे बी की कैटेगरी दे सकते हैं, बी माइनस की कैटेगरी दे सकते हैं। इस तरह से ये हर घर को, हर ऑनर को एक एक रेटिंग दे देते हैं। इन घर को हम मान सकते हैं कंपनी की तरह, और ये जो पुलिसमैन है इसे हम समझ सकते हैं रेटिंग एजेंसी की तरह। तो रेटिंग एजेंसी और पुलिस को हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। यह है सेबी की वेबसाइट, और यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में जब सर्च किया तो 7 कंपनी ही ऐसी दिखी, और इन 7 कंपनियों में सिर्फ 3 कंपनी ही लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। तो हम उन्हीं 3 कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो अब जान लेते हैं आईसीआरए का रिजल्ट। यह है आईसीआरए का एनुअल रिजल्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं 2016 से रिजल्ट प्रेजेंट है, और देख सकते हैं कोई खास इंक्रीमेंट ऐसा नहीं मिला है। थोड़ा बहुत 10% के आसपास इंक्रीमेंट है, और उससे ज्यादा इंक्रीमेंट इसके टॉप लाइन में नहीं है। सेल्स उनकी एक कंसिस्टेंट रही है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो काफी शानदार नेट प्रॉफिट मार्जिन है इनका। 30 से 40% का नेट प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अब क्वार्टरली रिजल्ट में जाया जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी एक कंसिस्टेंसी इन्होंने मेंटेन की है। हालांकि कोरोना के बाद में एक डिप जरूर देखी गई है, क्योंकि कई सारी कंपनियां डिफॉल्ट हुई है और उन्होंने पेमेंट करने में देरी की है, लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी इनकी इंटैक्ट रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी एक तरह से इंटैक्ट ही रहे हैं। यह है स्क्रीनर.इन की वेबसाइट, काफी अच्छे फंडामेंटल्स को कंपैरिजन करने का ये एक मौका देता है। यहाँ पे हम इनके पीर इंडस्ट्री को कंपेयर करेंगे कि पीर इंडस्ट्री इनकी कौन सी है, कौन से इनके कंपटीटर हैं। तो यहाँ पे क्रिसिल आप देख सकते हैं, इकरा देख सकते हैं, और केयर रेटिंग, ये 3 ही एजेंसी है जो लिस्टेड है बीएससी और एनएससी के अंदर में। और इन तीनों में सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है क्रिसिल का, और सेकंड नंबर में आता है आईआरसीए का। तो इनमें अगर आपको दाव खेलना है तो इन 2 इंडस्ट्री पे ही, इन 2 कंपनी पे ही आप दाव खेलिए, इसके नीचे में मत जाइए। केयर रेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, इनका चार्ट भी थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसा मैंने आपको बताया, ये पुलिस मैन की तरह काम करते हैं, और इनको हर घर जाकर उनकी रेटिंग करनी होती है, उनका कैरेक्टर इशू करना होता है। तो और इनको पैसे भी वहीं से मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका थोड़ा बहुत झुकाव उनकी तरफ रहता है, और ये उनको फेवर करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये अपनी रेटिंग में उनको फेवर करते ही हैं। और ऐसे कई सारे केस देखे गए हैं जहां पे सेबी ने इंटरफेयर किया है और इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है इन्वेस्टर को। तो इन्होंने नुकसान कैसे पहुंचाया है इन्वेस्टर को वो भी समझ लेते हैं। केस देखा गया है आईएलएफएस के केस में, जहां पे 4 रेटिंग एजेंसी ने एकदम गलत रेटिंग दे दी थी आईएलएफएस को, जिसके कारण एक अचानक से इसमें डिप आया था और इन्होंने कई सारे डिफॉल्ट किए और कई लोगों का इसमें पैसा डूबा है। इन्होंने तो अपना काम कर दिया जो भी करना था, इसके बाद में सेबी ने इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करके इन पे पेनल्टी लगाई है 1-1 करोड़ की। सेबी ने सारी की सारी रेटिंग एजेंसी के ऊपर में जो इसमें इन्वॉल्व थी, तो 4 एजेंसीज इसमें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसमें इन्वॉल्व थी। इसी तरह से सिमिलर केस देखा गया था आरकॉम के साथ में भी। आरकॉम ने भी जब डिफॉल्ट करना शुरू किया तो इन एजेंसी ने उनकी रेटिंग को घटाया नहीं, इसके कारण लास्ट में सेबी ने इन पर 1 करोड़ का फाइन लगाया है। अगर इस फाइन को कंपेयर किया जाए तो ये फाइन काफी कम है इन कंपैरिजन टू द लॉस इनकर्ड बाय द इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर होते हैं वो इन पे विश्वास करते हैं, इनकी रेटिंग पर भरोसा करते हैं और उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी के ऊपर में। और ये जो सेबी के इनके ऑर्डर आए थे वो भी मैंने पूरे एकदम अच्छे से पढ़े हैं, तो मैं 1-2 बातों पर आप लोगों का उसमें ध्यान खींचना चाहूंगा। तो देख लेते हैं एक बार सेबी के ऑर्डर को। तो ये है वो सेबी का ऑर्डर, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, ये आरकॉम के केस का बता रहा हूँ जहाँ केयर रेटिंग एजेंसी इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए हुए थे आरकॉम ने,
और उन्होंने जो पेमेंट में डिफॉल्ट किया था वो देख सकते हैं 7 फरवरी 2017 को इनको पेमेंट करना था, लेकिन इन्होंने 10 अप्रैल 2017 मतलब 2 महीने का यहाँ पे डिले किया था। इसके बावजूद भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो केयर थी उन्होंने इसे डाउनग्रेड नहीं किया। और इनका क्या कहना था वो भी एक बार हम देख लेते हैं। केयर जो रेटिंग एजेंसी थी उनका क्या कहना था। तो केयर रेटिंग एजेंसी ने कहा कि RCL यानी रिलायंस कम्युनिकेशन ने ये कहा था वर्बली कि इन्होंने कोई पेमेंट में डिले नहीं किया है। तो वर्बली जो कह दिया कंपनी ने उसे इन्होंने मान लिया और इनकी रेटिंग जो थी उनको डाउनग्रेड नहीं किया इस एजेंसी ने। ये तो वही बात हो गई, पुलिस ने फोन किया, भाई तुम कैसे हो, तुम्हारा कैरेक्टर अभी कैसा है। तो वो सामने से बंदा कह रहा है मैं तो एकदम सही हूँ, मेरा कैरेक्टर भी एकदम फर्स्ट क्लास है। और इन्होंने मान लिया हाँ ये तो कैरेक्टर इसका सही है, तो इसकी कैरेक्टर का सर्टिफिकेट इन्होंने अपने ऑफिस से ही बैठे बैठे इशू कर दिया। तो ये सिमिलर तरह के ऑर्डर थे। IL&FS के केस में ICRA के ऊपर में जो ऑर्डर निकाला गया था वो 1 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया था इन्होंने। IL&FS के केस में जो IL&FS ट्रांसपोर्ट वाली जो कंपनी थी उन्होंने पहले ही डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन इन एजेंसी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उनको डाउनग्रेड करना सही नहीं समझा और उन्होंने डाउनग्रेड करने में बहुत डिले कर दिया। जब सारा मैटर सामने आ गया, पूरे पब्लिकली सब कुछ आ चुका था, उसके बाद में इन्होंने डाउनग्रेड किया। ये तो बात वही हो गई कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सारा मैटर जब सामने आ गया उसके बाद में ये एजेंसी उनको डाउनग्रेड करती है IL&FS को। और एक एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, या एक क्रेडिट एजेंसी की रेटिंग एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इनको AAA रेटिंग दी थी IL&FS के केस में। अब समझ लीजिए AAA रेटिंग मतलब बहुत ही अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो इन्वेस्टर और जो भी रहते हैं वो इस रेटिंग को देख के समझेंगे कि ये तो अच्छी रेटिंग है। और सारी एक रेटिंग एजेंसी नहीं बोल रही है, तो 4 रेटिंग एजेंसी बोल रही है। तो इन पर आंख बंद करके भरोसा करना भी रेटिंग एजेंसी पे सही नहीं रहेगा। तो अपने आंख कान को खुला रखना चाहिए। इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के वैल्यूएशन को अच्छे से जांच लेना चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट भी सेबी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ हु पेज फॉर क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया, द इशूअर ऑफ द कंपनी पेज द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ये एक बहुत बड़ी फॉल्ट मैं समझता हूँ है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसी से मांग रहे हैं जिसे आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही है। और आप लोगों को केसेस भी मैंने दिखा दिए हैं कई सारे। तो ये ICRA का चार्ट है और डेली चार्ट है ये, इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि इसका चार्ट क्या कह रहा है और किस तरह की बातें इसमें चल रही है। तो काफ़ी अच्छा एक बूस्ट मिला था, उसके बाद में एक थकान सी इसमें देखी गई थी। 2016 या 2015 के बाद में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा और इसमें बड़ी सुस्ती रही है। काफ़ी सालों तक इसमें सुस्ती रह चुकी है और अभी एक अच्छा वॉल्यूम वाइज ब्रेकआउट देखा गया है। काफ़ी अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक में आ रहा है। 3600 के आसपास ये चल रहा है। 3586 के लेवल इसमें काम कर रहे हैं। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1-2 साल के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 1-2 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 2700 के एसएल के साथ में आप इसे बाय कर सकते हैं। काफी शानदार चार्ट लग रहा है और बिल्कुल स्पीड से ये ऊपर जाने की क्षमता रखता है। और ये आने वाले टाइम में अगर 7000 के लेवल को भी दिखा दे 1-2 साल के अंदर में तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जैसा कि कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है, रेटिंग एजेंसी चाहे कोई सी भी हो, यानी पुलिस चाहे कोई सा भी हो, हर किसी का अलग अलग प्रोसेस हो सकता है रेटिंग देने का। एक कंपनी को एक रेटिंग एजेंसी A रेटिंग दे सकती है और दूसरी उसे B++ दे सकती है या BB+ रेटिंग दे सकती है। तो ये बिल्कुल इन रेटिंग एजेंसी के पर्सपेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो इसके कैरेक्टर को किस हिसाब से जज करते हैं। इसमें RSI भी काफ़ी फेवरेबल है, 70 के ऊपर में जा रही है RSI और इसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम बिल्डअप अभी हाल फिलहाल में देखे गए हैं। तो इस कंपनी में मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस भी बता दिया है और इसके टारगेट भी बता दिए हैं। यह है क्रिसिल इंडिया का चार्ट और इसमें भी कुछ वैसा ही देखा गया है जैसा ICRA में देखा गया था। इसमें कुछ बाउंसेस आए हैं लेकिन ये भी एक जगह पे आके खड़ा हो चुका है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है कि ये ऊपर जाए और 3700 के लेवल को छू दे। लेकिन जो मुझे चार्ट प्रॉमिसिंग लग रहा है ज़्यादा वो ICRA का है, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को दूंगा। सेकंड प्रेफरेंस आप इसको दे सकते हैं। इसमें जो एसएल रहेगा वो आपका 1500 का एसएल रहेगा। जो भी मैं स्टॉक बताता हूं उसमें स्टॉप लॉस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बिना स्टॉप लॉस के आप इसमें काम नहीं करना चाहिए। और जहां तक तीसरे स्टॉक की बात है, केयर रेटिंग एजेंसी, इस पर मैं बिल्कुल भी दाव नहीं खेलना चाहूंगा। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं इस पर दाव क्यों नहीं खेलना चाह रहा या क्यों इससे मुझे इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है ये स्टॉक। ये 421 के लेवल पे काम कर रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे या मैंने जो वेबिनार लिया था वो देखा होगा तो आप इसमें जरूर आंसर कर पाएंगे कि क्यों हमें केयर रेटिंग एजेंसी पे उतना दाव नहीं खेलना चाहिए